चलिए जी, पढ़ लिया क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पढ़ो। देखो, आपको कह रहा है पानी की एक ड्रॉप का मास कितना दे रखा है। पानी की एक ड्रॉप का मास 1.8 ग्राम। पानी की एक ड्रॉप का मास है, दे रखा है। और उसके अंदर आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम। तो जब भी एटम निकालने होते हैं तो पहले मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल निकालो, फिर एटम निकालो। तो पहले मोल बनाओ। तो मोल बनाने के तीनों तरीकों में से आपको पता लग ही गया होगा अब तक कि अपन को मास दे रखा है, तो अपन कौन सा तरीका लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ, गिवन मास कितना दे रखा है 1.8। पानी का मोलर मास कितना होता है 18। तो कितना हो गया, कटकर 0.1 मोल H2 आ गया आपका। अब बताओ, मोल को मॉलिक्यूल में बदलना है, तो मोल को मॉलिक्यूल में बदलने का तरीका क्या है, Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि 0.1 Na, ये मॉलिक्यूल बन गए आपके H2O के। लेकिन पेपर वाले ने आपसे मॉलिक्यूल नहीं पूछे, एटम पूछे हैं। तो बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। तो मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए एटम की संख्या एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.1 Na इंटू कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके हो गए एटम्स। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 0.3 Na एटम होते हैं पानी के 1.8 ग्राम में। आप चाहो तो Na की वैल्यू हटाकर क्या लिख सकते हो, 0.3 इंटू Na की जगह 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। इज दैट क्लियर? आ गया होगा शायद समझ में। कॉपी कर लीजिए एक बार इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए जी, आगे चले। हाँ भाई, अब ये आपसे अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। अपन ने मोल निकालने के तरीके पढ़ लिए। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो, मोल निकालने के तरीके पढ़ते टाइम मैंने आपको एक चीज और बताई थी। कौन से लॉ के अंदर, याद करना था कभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया होगा मैंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल, या इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम मॉलिक्यूल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहीं लॉ के अंदर आया था, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था नहीं। वापस बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं आपने 2 कंटेनर ले लिए जिनका वॉल्यूम इक्वल है और जिनके अंदर भरी हुई गैस N2 है, और एक के अंदर आप मान लो NH3 मान लो, जो मानना चाहे मान लो। इनका अपन मान लेते हैं वॉल्यूम इन कंटेनर का। पहली बात तो यहां पर टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है और अगर दोनों का प्रेशर भी सेम है, लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी दोनों का सेम रखा है मैंने। जैसे यहां ले लिया, मान लेते हैं चलो 22.4 लीटर मान लो, 22.4 लीटर इधर है और इधर भी 22.4 लीटर है। टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। अब मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने, क्या निकालने, मोल। बताओ, मोल निकालने का तरीका क्या लोगे, वी गैस अपॉन 22.4। तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 22.4, अपॉन क्या आएगा 22.4, कटकर कितना आ गया 1 मोल। इधर कैसे निकालोगे, यहां वॉल्यूम कितना है 22.4, नीचे कितना आएगा 22.4, कटकर कितना आ गया 1 मोल। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। कुल मिलाकर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि अगर 2 कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई है वो इक्वल टेम्परेचर पर है, इक्वल प्रेशर पर है, इक्वल वॉल्यूम पर है, तो उनके पास नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे। आप चाहो तो मोल से मॉलिक्यूल बनाओ। तो बताओ, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, Na से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 1 इंटू Na, इधर भी क्या लिखोगे 1 इंटू Na। अब आपको एटम में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हो। तो बताओ, इधर यह एटमिसिटी, एटम की संख्या कितनी है 2, और इधर अगर मैं निकालूं तो एटम की संख्या कितनी है NH3 में 3 हाइड्रोजन।
एक नाइट्रोजन, टोटल कितनी हो गई बताओ 4। तो बताओ यहाँ 2 Na आ रहा है, इधर 4 Na आ रहा है, तो क्या एटम बराबर हो सकते हैं क्या? अगर वॉल्यूम बराबर है तो मोल बराबर होगा या मॉलिक्यूल बराबर होगा। एटम बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं यहाँ N2 की जगह O2 ले लेता, मान लेते हैं क्या ले लेता O2, तो यहां वापस 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, इधर भी 2 से, तो बराबर हो गया। तो आपसे अगर स्टेटमेंट में पूछे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि बराबर टेम्परेचर पे और बराबर प्रेशर पे अगर वॉल्यूम भी बराबर है तो नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे, यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे, यस सर। नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे, नो सर। हो भी सकते हैं और नहीं भी। आप कह रहे हो बराबर होंगे तो मतलब फिक्स हो गया ना, परमानेंट बराबर ही है। तो शायद समझ में आ गई होगी। तो पहले इस लाइन को एक MTR लगाकर लिखिए, MTR मेमोरी टिप रिजल्ट लिखिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस at constant temperature and pressure contain equal number of mole or molecule, contain equal number of mole और molecule। अब कॉपी करो। अब इस पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा आता है। इस पे जो न्यूमेरिकल आता है ना उसमें आपको सोचना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ गए तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको कॉपी करो फिर देखते हैं न्यूमेरिकल। हो गया, चलो। हाँ जी, अब देखो एक न्यूमेरिकल, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पढ़ो जी पहले। चलो इससे पहले मैं दूसरा इजी वाला कराता हूं, पहले एक उसको करना पहले। चलो हो गया, लिखो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखिए। 0.28 ग्राम नाइट्रोजन गैस present in a container, present in a container and 0.44 gram unknown gas present in equal volume container, equal volume container at constant temperature and pressure, then find gram molecular weight of unknown gas, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस। ये क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि भाई साहब 2 कंटेनर है बराबर वॉल्यूम वाले, यही कह रहा है ना। एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा। दोनों कंटेनर का क्या 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 बराबर कह रहा है? दोनों का टेम्परेचर बराबर है, दोनों का प्रेशर बराबर है और दोनों का वॉल्यूम बराबर है। ये टी, पी और वी इन दोनों के अंदर क्या है? सेम है। यही कह रहा है ना, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है। इधर भरी हुई है आपके कितनी? 0.28 ग्राम नाइट्रोजन गैस, इधर भरी हुई है 0.44 ग्राम अननोन गैस।
यही कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, वॉल्यूम दोनों तरफ बराबर है। अब देखिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, अगर दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर हो रहा है, अगर दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मोल निकालने का तरीका क्या होता है आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे यही तरीका है कि नहीं है। अब क्या आपको गिवन मास दे रखा है क्या नाइट्रोजन का, 0.28। क्या नाइट्रोजन का मोलर मास दे रखा है क्या, नाइट्रोजन का तो जानते ही है N2 का, एक N का 14 होता है, तो 2 का हो गया 28 हो गया। इधर आपको क्या गिवन मास दे रखा है क्या अननोन गैस का, 0.44 है। क्या मोलर मास दे रखा है क्या, वही तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोल, तो यानी कि कौन सा मास पूछा है उसने, मोलर मास पूछा है। अरे ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, इन सबका मतलब मोल ही तो होता है, तो मतलब मुझे मोलर मास निकालना है। अब तो शर्म आ रही होगी, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 28 से 28 उड़ा दिया, तो मोलर मास कितना हो गया, 44 ग्राम, 44 ग्राम। इज दैट क्लियर, आ गया होगा समझ में। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वाला कंसेप्ट तभी लगेगा जब दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर हो, दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर हो, दोनों तरफ टेम्परेचर प्रेशर बराबर हो, आइडेंटिकल कंडीशन होनी चाहिए, सेम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, पहले कॉपी कर लो। हो गया, चलिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कह रहा है कि साहब द मास ऑफ 0.05 मोल ऑफ B2A3 इज 9 ग्राम और मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ B2A इज 10 ग्राम। मतलब दो दे रखे हैं, एक B2A3 और एक B2A, और A और B का ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक का मतलब क्या होता है, वही मोलर मास। ग्राम एटम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं बताया था, ग्राम एटम का मतलब ही क्या होता है आपका, मोल। यानी कि आपसे उसने पूछा है मोलर मास। ठीक है, अब सवाल करो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते हुए। आपको क्या दे रखा है उसने, एक तो दे रखा है B2A3, एक दे रखा है आपको B2A, यस और नो, यही दो दे रखे हैं। क्या आपको इनका मोल दे रखा है क्या, मोल, यस सर। इसका मुझे दे रखा है 0.05 मोल, और एक इसका मुझे दे रखा है मास दे रखा है। यानी कि इसने मुझे मोल भी दे रखा है और मास। तो बताओ मोल तो कितना दे रखा है, 0.05 मोल। गिवन मास कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, 9 ग्राम। तो मोल और मास का कोई रिलेशन होता है क्या, मास अपॉन मोलर मास। तो एन दे रखा है, एम दे रखा है, तो मैं मोलर मास निकालने की कोशिश करता हूं। तो बताओ मास अपॉन मोल, तो मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9, मोल कितना है 0.05। आप डिवाइड करो 900 अपॉन कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 5 का 5 8 40, यानी 180 ग्राम हो गया आपका। 180 ग्राम आपका मोलर मास आ गया। क्या आ गया, मोलर मास। ये पूरा मोलर मास मतलब एक मोल मास का, यानी कि B2A3 के एक मोल का। एक मोल, मोलर का मतलब मैंने पहले कई बार बताया, मोलर मतलब एक मोल का। तो मुझे एक मोल का मास मिल गया, एक B2A3 का। ऐसे ही इधर देखो इस क्वेश्चन में, क्या मुझे इधर मोल दे रखे हैं क्या क्वेश्चन के अंदर, साफ दे रखा है।
0.1 मोल दे रखा है। क्या मुझे गिवन मास दे रखा है क्या? यस सर, 10 ग्राम दे रखा है। तो क्या मास और मोल में कोई रिलेशन होता है क्या साहब? ये रहा। तो मुझे मोलर मास निकालना है तो मुझे n अपॉन स्मॉल n करना पड़ेगा। मोल की संख्या कितनी दे रखी है? 0.1 दे रखी है। गिवन मास कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो मेरे पास मोलर मास कितना आ गया? काटोगे तो मोलर मास आ गया 100 ग्राम। यानी कि मेरे पास मोलर मास जो 100 ग्राम आया है वो किसका आया है? एक मोल B2A का। एक मोल, यही है ना B2A, यानी कि मुझे B2A के एक मोल के मास का पता लग गया। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखो इधर बताओ, B2A3 कितना आ रहा है आपका? 180। क्या B2A3 को यूं लिख सकता हूं कि 2B और 3A, यही तो है। यानी कि 2B और 3A का मास है मेरे पास कितना? 180। और इधर बताओ 2B और 1A का मास कितना है? 100 ग्राम। तो अपन अच्छे से जानते हैं जब दो इक्वेशन बन जाती है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो जब भी दो इक्वेशन बन जाती है तो इस तरीके से अरेंज करो कि वो इजीली आपका आंसर निकाल दे। तो मैंने ऊपर वाली में से, ऊपर वाली बड़ी है ना, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कर दिया। तब आपने ऊपर वाली में से ही क्यों किया? अरे ऊपर वाली बड़ी है ना, देखो ऊपर 2 ये तो बराबर हो गए, ये 3A है, ये 1 है। अगर नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करता तो भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन फिर वो माइनस माइनस सेट करते, काटा पीटी करते। तो मैंने इसको घटा दिया तो ये कट गया। तो बताओ 3A में से 1A गया तो क्या बचा? 2A। तो 2A 180 में से 100 गया तो क्या बचा? 80। तो बताओ A का एटॉमिक वेट आ गया क्या? कितना आ गया? 40। अब A की वैल्यू को पुट कर दो किसी के अंदर भी। A की वैल्यू को B में, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। जैसे मान लो मैं सेकंड में पुट करता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड क्या है बताओ? 2B प्लस A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 40 बराबर कितना आ गया आपके पास? 100। तो बताओ 2B बराबर 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60। तो बताओ B की वैल्यू कितनी आ गई? 60/2 कितनी आ गई? 30। तो बताओ क्या B और A का एटॉमिक वेट आ गया क्या? A का आ गया 40 और B का कितना आ गया? 30। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, आपको जब भी किसी भी मोल का मास दे दे, आपको मोलर मास निकालना है। अरे सर नो सर, भाई मोलर मास का पता चल जाएगा। अगर मोलर मास का पता चल जाएगा तो मुझे अपने आप ही एटम के वेट का पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझते हुए कॉपी करो इसको। चलो चलें आगे। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन अपने अगले पॉइंट की तरफ। टाइप ऑफ डेंसिटी। टाइप ऑफ डेंसिटी। देखिए डेंसिटी के बारे में एक फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, D बराबर m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी जनरली दो टाइप की होती है और फिर दूसरे टाइप को भी सब डिवाइड करके और दो टाइप बना दिया अपन ने। देखिए डेंसिटी के अपन कितने टाइप पढ़ते हैं साहब? दो टाइप पढ़ते हैं। कितने टाइप पढ़ते हैं मेरे बच्चों? दो। एक तो है आपकी रूट डेंसिटी। रूट डेंसिटी मतलब जो जनरल फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो। एक डेंसिटी तो आपकी कौन सी होती है? रूट डेंसिटी। ठीक है, रूट डेंसिटी। रूट डेंसिटी का वही फॉर्मूला है जो जनरली अपन लोग पढ़ते हैं। रूट डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जिस मैटर की डेंसिटी निकाल रहे हो उस मैटर का मास, और जिस मैटर की डेंसिटी निकाल रहे हो उस मैटर का वॉल्यूम। जैसे मेरे से किसी ने कही कि भाई साहब इसकी डेंसिटी बताओ, रूट डेंसिटी, तो इसका मास निकाल लिया मैंने, तोल लिया। इसका वॉल्यूम निकाल लिया, तो इसकी डेंसिटी निकाल रहे तो इसी की तो चीज लगेगी। इसका मास अपॉन इसका वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड रूट डेंसिटी। अब आती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। ये और दो टाइप की होती है, लेकिन पहले होती क्या है रिलेटिव डेंसिटी? देखो नाम से ही लग रहा है रिलेटिव है, मतलब किसी के साथ रिलेशन करके निकाली आपने।
जैसे इसकी इसके साथ डेंसिटी, मतलब एक रिलेटिव डेंसिटी, और जहां पे रिलेटिव वर्ड आ जाता है वहां रेशो की बात होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मैटर फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ मैटर सेकंड। जैसे मान लेते हैं मुझे ये दो चीज दे दी, इनकी रिलेटिव डेंसिटी बताओ, या यूं कहती इसकी रिलेटिव डेंसिटी बताओ इसके रेस्पेक्ट में, तो इसकी डेंसिटी अपॉन इसकी डेंसिटी, अरे ऐसा और नो, मैटर फर्स्ट की डेंसिटी अपॉन मैटर सेकंड की डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए मुझे दो डेंसिटी का पता होना चाहिए। अगर मेरे रिलेटिव डेंसिटी में, अगर मैं इसकी बात करूं मैटर सेकंड की, ये मेरे मैटर सेकंड दो हो सकते हैं, या तो मैं यहां पर पानी लूं या यहां पर मैं H2 गैस लूं। अगर मैंने पानी लिया तो ये कहलाएगी आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी, और अगर मान लो मैंने आपका यहां हाइड्रोजन गैस लिया तो ये कहलाएगी आपकी क्या? वेपर डेंसिटी। नाम सुना वेपर डेंसिटी? तो अगर रिलेटिव डेंसिटी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है तो पहले आप ये देखना हो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर आपका रेस्पेक्टिव लिया है H2O तो वो कहलाएगी आपकी कौन सी डेंसिटी? स्पेसिफिक। और अगर आपका H2 लिया है तो वो आपकी कहलाएगी वेपर डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के दो टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए? दो टाइप। देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो कितने टाइप हो गए इसके? दो टाइप। पहला टाइप तो आप कौन सा लिखोगे? आप इसका स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी बिल्कुल वैसी की वैसी होती है रिलेटिव डेंसिटी में जो अभी अपन ने पढ़ा है। ऊपर तो क्या लिखोगे बताओ? डेंसिटी ऑफ मैटर फर्स्ट। तो स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ मैटर फर्स्ट अपॉन, नीचे आपको किसकी डेंसिटी लेनी पड़ेगी स्पेसिफिक के लिए? पानी की। डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखते हैं 4 डिग्री वाला ही क्यों लिया, 2 मिनट बाद बात करेंगे। ठीक है, अब आती है आपकी दूसरी डेंसिटी। दूसरी डेंसिटी कौन सी है आपकी? वेपर डेंसिटी। तो बी नाम लिख लीजिए आपकी, बी वेपर डेंसिटी। इज दैट क्लियर? तो ए तो हो गई आपकी स्पेसिफिक और बी हो गई वेपर। तो वेपर डेंसिटी आपको जब भी निकालनी होती है, कौन सी डेंसिटी मेरे बच्चों? वेपर डेंसिटी। तो जब भी आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो आप नीचे किसकी डेंसिटी लेंगे? हाइड्रोजन की। तो आप क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ मैटर फर्स्ट। अब हाइड्रोजन गैस है तो मैं किसी गैस के रेस्पेक्ट में इसके निकाल पाऊंगा। तो मैंने क्या कहा? डेंसिटी मैटर की जगह मान लो मैंने ले लिया गैस, डेंसिटी ऑफ गैस एट वी वॉल्यूम। ये ध्यान रखना कि जब भी अपन डेंसिटी निकालते हैं, वेपर डेंसिटी जिस भी गैस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ गैस एट वी वॉल्यूम, और नीचे क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट वी वॉल्यूम। ये आपकी क्या कहलाती है? वेपर डेंसिटी। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन। डेंसिटी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? m बाय v। डेंसिटी पढ़ी थी ना अभी, यहां पर रूट डेंसिटी m बाय v। नीचे वाली डेंसिटी का फॉर्मूला भी क्या लिखोगे? m बाय v। यहां m आपकी गैस है और यहां आपकी m कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। वॉल्यूम दोनों का बराबर है। वॉल्यूम क्या लिया आपने? दोनों का बराबर है ना, एट वी वॉल्यूम। तो बताओ v से v मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो बताओ ऊपर तो क्या आ रहा है आपका? मोलर मास गैस का, और नीचे आ रहा है मोलर मास हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन का मोलर मास H2 का, एक H का 1 होता है तो 2 का कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका यही नीचे 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बताओ m गैस बराबर क्या हो गया? बताओ 2 इंटू वेपर डेंसिटी। m गैस का मतलब मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर
डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट रटा हुआ भी होना चाहिए, आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन वापस ऊपर चलते हैं, इतना नहीं पढ़ना है, ये तो मैंने बता दिया आपको, आपको तो सिर्फ ये दो तीन चीजें याद रखनी है। अगर डेंसिटी के बारे में पूछा जाए तो डेंसिटी दो तरीके की होती है, एक होती है रूट डेंसिटी, जो रूट डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, एम बाय वी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे। एक होती है रिलेटिव, नाम से लग रहा है रिलेशन में निकाली जाती है। एक तो जैसे इसकी डेंसिटी अपॉन नीचे किससे रिलेशन लिया, अगर आपने रिलेशन पानी के साथ लिया है, पानी के साथ रिलेशन लिया है तो कहलाएगी स्पेसिफिक डेंसिटी, और अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिलेशन लिया है तो वो कहलाएगी वेपर डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के दो टाइप बना दिए, पानी के साथ वाली तो क्या कहलाएगी स्पेसिफिक, और हाइड्रोजन के साथ वाली कहलाएगी वेपर। अब मैं आपसे थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर आपको रोका था कि पानी के अपन 4 डिग्री पर ही क्यों लेते हैं। देखो, अब जैसे इस समय अपन टेम्परेचर की बात करें तो अब तो खैर 45-50 डिग्री होगा टेम्परेचर, मैं नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 25-30 की, तो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंने पानी को फ्रीज के अंदर रखिया, पानी ठंडा 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 ठंडा, 4 डिग्री पर पानी की बर्फ बनना चालू हो जाता है, तो पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी जो होता है ना, पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है ना, वो 4 डिग्री पर होती है। 4 डिग्री पर वो बर्फ में बनने लग जाता है, बर्फ नहीं बनता, बर्फ में बनने लग जाता है। तो पानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो लास्ट, पहले बताओ ठंडा करोगे तो चीजें कहां आएंगी, मॉलिक्यूल कहां आएंगे, पास आएंगे। अरे ऐसा हो ना, तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटने से डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा कितने डिग्री पर होती है, 4 डिग्री पर। क्यों साहब, जीरो पर क्यों नहीं होती है? अब देखो, जीरो तक पहुंचोगे, 4 के नीचे पहुंचोगे तो पानी बर्फ बन जाएगा, और अपन जानते हैं कि बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, पानी से ज्यादा होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो आगे, लेकिन इतना सा तो जानते होंगे। खुद सोचो, मैंने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर को आपने पूरा पानी से भर दिया, जैसे आपने ये कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में आपने यहां तक पानी भर दिया, पूरा पूरा। इस कंटेनर को आप फ्रीज में रख दो, फ्रीजर के अंदर 2-4-3 घंटे बाद आप निकालो, आपको बर्फ फैली हुई नजर आएगी, ऊपर तक चढ़ जाएगी। आपने पानी तो यहां तक भरा था, तो बर्फ यहां तक पहुंच गई। तो यानी कि बर्फ का वॉल्यूम जो होता है पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है, अब ये सारा आज ही पढ़ लोगे क्या? अभी वेट करो, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आएगा, वो समझाएगा, एच बॉन्डिंग आएगा, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आएगा, नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग आएंगे, क्यों वॉल्यूम बढ़ा, वो सब उसमें पढ़ेंगे उसकी शेप से। ठीक है, अभी मैंने एक क्या कहते हैं, फिजिकल एक वर्चुअल एग्जांपल लेके समझा दिया। बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए बर्फ की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन मुझे तो मैक्सिमम डेंसिटी लेनी होती है, तो पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री पर होती है, 4 डिग्री पर। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैक्सिमम होती है। तो ये ध्यान रखना, इस चीज को हल्के में मत ले जाना। कोई आपसे पूछे कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पर ही क्यों ली जाती है, तो कान पकड़ के समझा देना कि भाई साहब 4 डिग्री पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि 4 के नीचे आते ही पानी पानी नहीं रहता, पानी बर्फ में बदल जाता है, बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब आती है वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं डेंसिटी पानी की जगह हाइड्रोजन के ले लेता हूं तो वो रिलेटिव डेंसिटी आपकी वेपर डेंसिटी कहलाती है। ध्यान रखना है, गैस की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो किसी गैस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो दोनों का मैंने वॉल्यूम बराबर लिया है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, मुझे एम गैस तो ऊपर मिल गया, और हाइड्रोजन का एम गैस मैं जानता हूं, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, तो मोलर मास बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर को ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो गया आपका, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इज दैट क्लियर? अब यहां से आप क्या करना चालू कर दो मेरे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए वेपर डेंसिटी, एंड दैट कॉपी, कॉपी कीजिए इसको।
हाँ बेटा, कोई बात नहीं, अगर एक लेक्चर छूट गया हो तो। एक लेक्चर अगर आपका छूट गया तो कोई बात नहीं, पुराना वीडियो उठा के देख लो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है? चैट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। हाँ, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, इन सब का मतलब ही होता है मोल। इज दैट क्लियर? चलो आगे का देखिए, शिफ्ट कर दूं इसको। थोड़ा छोटा कर दूं क्या? पूरा आ जाएगा। ये लो, कॉपी करूं? चलो जी, अब एक क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया? हो गया? चलो जी, देखिए क्वेश्चन, करो इस क्वेश्चन को, कोशिश करो देखिए एक बार करने की। करो जी, केवल 1 मिनट का टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास? किसका मास सबसे ज्यादा है? उसने मेरे से पहला कह रखा है 0.1 ग्राम मोल। ग्राम मोल का मतलब तो मोल ही होता है। 0.1 मोल, सीधा सा मोल दे ही रखा है। यहां पर मुझे इसके मॉलिक्यूल दे रखे, कुल मिलाकर पहला काम मुझे सबके मोल बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? मोल। तो बताओ, क्या आपको मोल बनाना आता है? ग्राम मोल का मतलब तो मोल ही है। अरे यस सर, नो सर। तो मुझे कितना मोल दे रखा है? 0.1 मोल। और मेरे से पूछ क्या रहा है? मास। क्या मोल और मास का कोई रिलेशन होता है क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल कितना दे रखा है बताओ मुझे, कितना मोल दे रखा है? 0.1। मेरे से पूछ रहा है मास। मोलर मास, कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। तो बताओ यहां पर आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई करो इधर, m की वैल्यू कितना आ गया? 1.2 ग्राम। 12 इंटू 0.1 कितना हो गया? 1.2 ग्राम। पहला क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। बताओ दूसरे में मुझे क्या दे रखा है इसने? सीधा ही मोल दे रखा है। और मास पूछ रहा है, तो वही एन बराबर मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ मेरे पास एन कितना दे रखा है? 0.1। गिवन मास मुझे निकालना है। मोलर मास अमोनिया, अमोनिया किसको बोलते हैं? NH3 को। NH3 का मोलर मास बताओ। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 3 होता है। तो 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। तो बताओ क्या मुझे यहाँ m की वैल्यू मिल गई क्या? 17 इंटू 0.1, 1.7 ग्राम। अरे सर, नो सर, क्लियर है? ये मेरा ए का खेल खत्म हो गया, ये रहा ए। ये मेरा बी का खेल खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूं सी की। अब बताओ सी में मुझे मोल दे रखे हैं क्या? नहीं साहब। तो पहले मोल बनाओ। तो क्या मैंने मोल बनाने का तरीका बताया था क्या तुम्हें? मास बाय मास, नंबर बाय नंबर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 22.4। तो क्या मुझे पेपर वाले ने कुछ दे रखा है क्या साहब? नंबर दे रखे हैं। तो आप मोल कैसे निकालोगे? एन अपॉन एन ए। तो बताओ कितने हैं नंबर? 6.02 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन क्या करोगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। काटो, ये कट गया।
10 की पावर 22, 10 की पावर 23, तो यानी कि 10 की पावर क्या बच गया -1, और 10 की पावर -1 को क्या बोलते हैं अपन 0.1। अरे यस सर, नो सर, तो कितना मोल दे रखा है मुझे 0.1 मोल। तो बताओ क्या n बराबर मास अपॉन मोलर मास, n कितना है मेरे पास 0.1। बताओ गिवन मास मुझे निकालना है, मोलर मास H2 का मोलर मास कितना होता है 2, H2 का 2 होता है। तो बताओ यहां m बराबर कितना हो गया 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 ग्राम। अरे यस सर, नो सर, 1.2 आ रहा है, 1.7 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। अब एक लास्ट डी वाला और कर लेते हैं। डी में क्या कह रहा है आपको बताओ, डी के अंदर सीसी, सीसी का मतलब जानते हो सेंटीमीटर क्यूब कह दो या ml कह दो, बात एक ही है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या ml। मुझे वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है वॉल्यूम। अपन अच्छे से जानते हैं मोल निकालना है वॉल्यूम से, तो आप क्या कहोगे वी गैस अपॉन 22.4 लीटर। लेकिन आपको कितना दे रखा है 1120 ml। तो फिर आपको ये जो लीटर है, लीटर को ml में बदलना पड़ेगा। 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml। तो 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यस और नो, तो ये ml है तो ये भी ml में बदल गया, cc है ये भी cc में बदल गया। तो बताओ कितना आ गया, बताओ 1120 अपॉन 22,400। अरे यस सर, नो सर, हटा दो ना, एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दो, 22,400 आ गया। ये कट गया आपका, कट गया 112 से 224, तो कितना हो गया आपका 1/20। अरे यस और दो, 1/20 को आप क्या बोलोगे बताओ 0.05 मोल। आ गई होगी शायद मेरी बात समझ में। यहां पर तो आपको मोल का पता लग गया, लेकिन आपको निकालना है क्या मास निकालना है। तो बताओ n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। n कितना है आपके पास बताओ 0.05, ठीक है। मोलर मास कितना है, किसकी बात कर रहा है आपसे CO2 की। CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। ये आपका क्या निकल गया यहां पे m। अब मल्टीप्लाई कर दो 0.05 को। हाँ जी करो जी, कितना आएगा आपका, ये हो गया आपका 5 चौक 20। एक तो इसे इरेज हटा दूंगा नीचे, ये लो। हाँ जी करो जी, कितना हो गया 5 चौक 20, ये 2 5 चौक 20 और 2 22, ये 2 पॉइंट लग गई। तो यानी कि आपके पास जो मास आया 2.2 ग्राम आया। तो आपके पास 4 मास आ गए, एक तो 2.2 ग्राम आया, एक 1.2 ग्राम आया, एक 1.7 ग्राम आया, एक 0.2 ग्राम आया। मेरे हिसाब से मैक्सिमम तो मुझे 2.2 ही लग रहा है, आपको कुछ और लग रहा हो तो बता दो। तो बताओ यहां सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा है 2.2 ग्राम। किसका आया वो CO2 का। इज दैट क्लियर, है समझ में आ गया होगा। कॉपी करो एक बार इसको। कॉपी कर लिया, चलिए अब देखिए अगला। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और कीजिए छोटा सा। ये कह रहा है 0.1 मोल CO2 का मास बताइए, किस पर एनटीपी पर। 0.1 मोल CO2 का मास एनटीपी पर क्या होगा। देखिए इधर सीधा सा तरीका, इसी पर थे अपने सारे सवाल। आप मोल कैसे निकालते हो बताओ, मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या दे रखा है आपको 0.1, आपको मास पूछ रहा है
मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का 16, 16 32 हो गया, ये हो गया 44। तो बताओ यहां पर मास कितना आ गया 4.4 ग्राम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना आज मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है, आपको मोल निकालना आना चाहिए। अगर मोल निकालने में आपने गलती करी है तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक होना निश्चित है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको इक्वल वॉल्यूम दे रखा है तो केवल इक्वल वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यह भी देखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए सेम। कई बार आपसे पेपर वाला यूं कहता है कि इक्वल वॉल्यूम के 2 कंटेनर है, तो वो ये चीज अंडरस्टूड है कि उसने टेम्परेचर प्रेशर सेम माने होंगे। ध्यान रखना, वॉल्यूम अगर बराबर कह दिया और कुछ नहीं बोले तो टेम्परेचर प्रेशर सेम मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गई। अब जैसे मान लेते मैं यहां खड़ा हूं, तुम तुम्हारे घर पे खड़े हो, तो क्या चारों तरफ टेम्परेचर प्रेशर बराबर ही रहेगा? यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 27 डिग्री अपन नॉर्मल जो मान के चलते हैं। तो आइडेंटिकल कंडीशन जो होती है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर को सेम माना जाता है, अगर पेपर वाला नहीं बोलता है तो। इज दैट क्लियर? अगर वॉल्यूम बराबर है तो नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे, मोल बराबर है तो मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे, लेकिन एटम बराबर हो ये जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? अगला अपन ने क्या पढ़ा था, डेंसिटी। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पर ही ली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्म में 4 डिग्री तक ही रहता है, वो हाईएस्ट डेंसिटी वाला पानी होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे पानी के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो साहब और ठंडा करो, तो अभी बताया था अगर 4 डिग्री के नीचे अगर पानी को लेके चले जाते हो तो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसका रीजन अपन आगे पढ़ेंगे। बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। इसलिए तो बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है। आप देखो इतनी सी कील पानी में डूब जाती है, लेकिन इतनी मोटी बर्फ की झिल्ली पानी पर तैरती रहती है। उसका रीजन यही होता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और पानी और बर्फ में कंपेयर करें तो बर्फ की डेंसिटी कम होती है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला देखेंगे। कॉपी करो आराम से, कंटिन्यूटी बनाए रखना। ठीक है, टॉपिक छोड़ने नहीं है। कॉपी 2 अलग अलग बनाना, जहां मैंने क्वेश्चन लिखा रखे हैं उन क्वेश्चंस को अलग कॉपी में ही करना है। ठीक है बेटा?